सीरीज 19th फ्लोर की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम देखते हैं व्हाइट जैकेट वाले जेम्स को, जो किसी अजीब सी जगह पे होता है। हाँ, दिखने में कोई अजीब अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम लगता है। अब जेम्स यहाँ तक पहुंचा कैसे ये तो हमें नहीं पता, पर यहाँ कुछ ऐसा तो है जो जेम्स के पीछे पड़ा हुआ है, और वो क्या है दोस्तों ये भी हमें नहीं पता। हाँ, पर वो जेम्स को मारने की कोशिश में, इसलिए जेम्स अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा है। काफी देर तक यहाँ वहाँ गिरते पड़ते भागता है और भागते भागते थक जाता है। तभी कोई आदमी आता है जो कौन है ये भी हमें नहीं पता। बाबू लोग आपको पता क्या है? रुकिए जरा दोस्तों, ये सीरीज है तो इसका बिल्डअप होता है धीरे-धीरे। तो तभी वहाँ पे कोई आदमी आता है और जेम्स का मुंह दबा देता है और आवाज निकालने से बिल्कुल मना करता है। तो जेम्स यहाँ पे बस ये कहता है कि वो उसके पीछे गए हुए, हमें उसे यहाँ एंटर नहीं करने देना चाहिए। अब ये जेम्स किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों ये भी हमें नहीं पता। तभी जेम्स की नींद खुल जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल एकदम। हम तो सिर्फ ये देखते हैं दोस्तों कि जेम्स अपनी चेयर पे थका पड़ा हुआ है और उसके सामने 3 कंप्यूटर स्क्रीन है जिसमें कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर के बाद उसकी स्क्रीन पे शो होता है टारगेट आइडेंटिफाइड और उसमें कैटी नाम की लड़की की फोटो के साथ उसकी सारी डिटेल्स पॉपअप होती है। इसके बाद हम जियांगवा नाम के कॉलेज को देखते हैं जहां वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं पर न्यू बैच की भी एंट्री हो गई है। इसमें मिनी नाम की एक इन्फ्लुएंसर भी होती है जो कि व्लॉग बनाती है कि हेलो बेबीज, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, मैं जियांगवा में स्टडी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आप लोग मेरे साथ और देखते रहिए क्या क्या होता है यहाँ पे। तभी यंग नाम का लड़का मिनी को पहचान लेता है। वो कहता है अरे मिनी ये सच में तुम हो क्या? मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। मैं सच बताऊं तुम्हारा व्लॉग डेली देखता हूं मैं। कहा यार अब तो हम एक ही कॉलेज में इसी बात पे हाथ मिलाओ। मगर मेरी दोस्तों ये को ज्यादा भाव नहीं देती। वो उसे एक फैन की तरह ट्रीट करती है कि थैंक यू मेरे व्लॉग्स देखते रहते हो तो बहुत ही बढ़िया। ऐसे आगे भी देखते रहना और मेरे अच्छे फॉलोअर्स बढ़ाना, लेकिन मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। वहीं यंग तो उससे और बातचीत करना चाहता था तो वो बिना मिनी के पूछे बता देता है कि मैं यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी कर रहा हूं और तुम क्या करने वाली हो? तो वो बताती मैं तो फिल्म्स और टेलीविजन परफॉर्मेंसेस ब्रांच में हूं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी कैटी एंट्री करती है कॉलेज में अपनी बाइक से। उसकी बाइक भी ब्लैक है और उसने ऊपर से नीचे तक सब ब्लैक ही पहन के रखा हुआ है। शायद वो ब्लैक को पसंद करती है। अब सभी उसको घूर घूर के देखे जाते हैं जैसे उन्होंने कभी इतनी कमाल की लड़की नहीं देखी। तो ये मेरे को बताता है वो आई ना बाइक में भी, वो कहती है बहुत ही खड़ूस है और स्मार्ट भी, ऐसा उसकी हाई स्कूल फ्रेंड्स का कहना था। हाँ, मैं वैसे उसको रियल में नहीं जानता पर मैंने उसके बहुत सारे किस्से सुन के रखे हुए। मैंने तो सुना है कि वो हमेशा अपने बैग में हैमर रखती है और वक्त आने पे उसे हैमर से ठोक भी देती है लोगों को, तो बच के रहना उससे। तो जब कैटी अपने डॉम की ओर जा रही होती है तो हॉन्टेड बिल्डिंग के पास अचानक से तेज हवाएं आती है। वहीं उसकी नजर पड़ती है जेम्स पे जो कि हॉन्टेड हाउस में खड़ा होता है। उसने बिल्कुल एक गंदी सी व्हाइट जैकेट पहन के रखी हुई है, बाल और दाढ़ी भी बड़ी हुई है जैसे पता नहीं कितने महीनों से उसने अपनी देखभाल ना की हो। तभी वहां पे जेनी नाम की एक स्वीट सी लड़की आती है। वो कैटी को पहले से जानती थी और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। हालांकि ये सेम क्लास में होते हैं दोस्तों। वो कैटी को हॉन्टेड बिल्डिंग की ओर देखते हुए देख लेती है और कहती है मैंने तो ऑनलाइन इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारे क्रिप्टिक किस्से सुने हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि कैटी और जेनी एक ही मेजर कर रहे हैं। ये दोनों एल्डरली हेल्थ केयर में है दोस्तों और जेनी कैटी के साथ ही उसका डॉम शेयर करना चाहती है क्योंकि उसे कैटी के साथ सेफ फील होता है। तो जब ये दोनों अपने डॉम में जाते हैं तो वहां पहले से मिनी होती है। अब मिनी कैटी से बात करने की कोशिश तो करती है पर कैटी उसके हेलो का कोई जवाब नहीं देती। डायरेक्ट इग्नोर दोस्तों। अब कैटी आने के साथ ही देखती है कि स्टॉर्म की एक चेयर थोड़ी हिल डुल रही है, इसलिए वो अपने बैग से हैमर निकालकर चेयर को ठोक पीट कर बिल्कुल सही कर देती है जिससे मिनी की हालत खराब की। यंग ने सही कहा था ये तो बड़ी अजीब है, इसके पास तो सच में हैमर बैग में। अब हैमर की आवाज को सुनकर टॉम वाइसीना जाग जाती है और कहती है कि तुमने तो आते इसको कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया। तो तब कैटी सीना की ओर देखती है। वो लंगड़ाते हुए चल रही थी इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। वहीं जेनी सीना की मदद करने जाती है। तब सीना कहती है मैं ठीक हूं बहन, सिंपैथी की मुझे जरूरत नहीं है। वो कहना कि मैं स्पोर्ट्स में थी और एक पैर से लाचार होने के बाद मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉर्म में कैटी, जेनी, मिनी और सीना साथ रहने वाली है। अब रात में कैटी देखती है कि अचानक से जेनी उठकर कहीं तो जा रही है। कैटी भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि जेनी हॉन्टेड बिल्डिंग में चली गई है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है पर उसे वहां फिर से जेम्स दिख जाता है जिससे डरकर वो जाग जाती है और ये दरअसल कैटी का बुरा सपना था। कैटी तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये सपना था तब वो रिलैक्स होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि कॉलेज वाली एक बड़ी सी बस से स्टूडेंट्स को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। सभी बच्चों के बैठने के बाद लिन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कॉलेज कैंटीन में काम करता है। उसे मार्केट जाना था ग्रॉसरीज लेने के लिए तो वो भी बस के ड्राइवर से कहता है कि मुझे रास्ते में छोड़ देना। ड्राइवर कहता है कि लिन तुम बड़े चालाक हो, पैसे कैसे बचाने तुम्हें अच्छे से पता है, जाओ जाकर बैठ जाओ पीछे। कुछ दूर जाने पे सारे बच्चे सो जाते हैं मगर एक मक्खी के भिनभिनाने से कैटी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि बस के सामने जेम्स खड़ा है। उसकी वजह से बस का ड्राइवर गाड़ी को तेजी से मोड़ता है क्योंकि जेम्स आगे से हटता ही नहीं। और उसी वक्त सामने से 3 लड़के हैरी, मैक्स और जॉय तेजी से कार से आ रहे होते हैं। बस उनकी कार से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग घायल होते हैं जिसमें से कैटी भी एक होती है। अब दोस्तों कैटी को इस एक्सीडेंट की वजह से अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आ जाता है जिसमें उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में कैटी की मॉम सर्वाइव नहीं कर पाई थी। खैर इस एक्सीडेंट में घायल हुए सभी लोगों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इसी दौरान कैटी पहुंच जाती है अचानक से एक अजीब सी लिफ्ट में जिसमें सिर्फ एक ही बटन होता है 19th फ्लोर। और इस तरह के दोस्तों हम टोटल 6 लिफ्ट देखते हैं जो कि हवा में रखी हुई है। अब लिफ्ट में एक ही बटन होने की वजह से कैटी 19th फ्लोर का बटन ये सोचकर दबा देती है कि चलो कहीं तो निकलूंगी, इस लिफ्ट में बंद रहने से तो अच्छा होगा कि बाहर निकल जाऊं 19वें फ्लोर पर। लेकिन दोस्तों उसको अंदाजा नहीं था, रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि 19वें फ्लोर पे एक नाइटमेयर उसका इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही लिफ्ट 19th फ्लोर पे रुकती है ना कैटी डरते डरते बाहर निकलती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वही हॉन्टेड हाउस है उसके कॉलेज वाला जिसकी बहुत सी क्रीपी स्टोरीज फेमस थी। आसपास दूर दूर तक कैटी को कोई दिखाई नहीं देता इसलिए उसे हॉन्टेड हाउस में ही जाना पड़ जाता है। अंदर जाकर कैटी अभी चीजें समझने की कोशिश कर रही होती है कि यहाँ चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आई। तभी जेनी भी आ जाती है दोस्तों और उसके बाद कैंटीन वाला वो अंकल लिन। इसके बाद कैटी को लगता है कि हम तीनों के अलावा भी यहाँ कोई है और जब वो उस आदमी की ओर जाने के लिए मुड़ती है तभी वहाँ पे कार वाले तीनों लड़के आ जाते हैं यानी कि वही हैरी, मैक्स और जॉय। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि इन 6 लोगों ने हॉस्पिटल वाले कपड़े पहन के रखे हुए और यहाँ ये तीनों लड़के आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई हम मर गए क्या, पर ये तो स्वर्ग जैसा नहीं लग रहा, कहीं हम नरक में तो नहीं आ गए। तो मैक्स कहता है नहीं भाई हम मरे नहीं है, मरने पे तो हम पक्का स्वर्ग ही जाएंगे, ये जरूर देखना हमारा सपना होगा। वैसे ये लोग कौन है, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था क्या? तो जेनी बताती है हाँ हम बस में थे। अब दोस्तों ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी हैरी को एक रिकॉर्डर टाइप का कोई डिवाइस नजर आता है जो वो प्ले कर देता है और प्ले करते यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और सामने एक बड़े से स्क्रीन पे पपेट शो चलने लगता है जिसे बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर हैरी जानने की कोशिश करता है कि आखिर इन पपेट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसलिए वो पर्दे के पीछे जाता है और शॉक्ड क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। हैरी ये बात अपने दोस्तों को बताता है और तभी कैटी को फिर से जेम्स दिखाई दे जाता है और वो उसके पास जाती है और पूछती है तुम कौन हो। तो दोस्तों वो बस इतना ही कह पाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और तभी पर्दे से पपेट्स बाहर निकल आते हैं। उनमें से एक पपेट जेम्स को स्टैप करके मार डालता है और तभी वहाँ पे हैरी आता है तो वो जेम्स को मरा देखकर भागने की कोशिश करता है पर सीढ़ी से गिर जाता है, उसका पैर पूरा मचल जाता है। जैसे वो उठने की कोशिश करता है तो पपेट उसे भी मार डालते हैं स्टैप करके। ये देखकर सभी की पूरी तरह से हालत खराब। दोस्तों जॉय हैरी के पास जाना चाहता है पर मैक्स उसको रोक लेता है कि मत जा, तो उसे अपने साथ भगा ले जाता है। वहीं मेन गेट बिल्कुल बंद हो चुका था तो वो बाहर तो जा नहीं सकते थे इसलिए इनको अपनी पपेट्स मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए इसी हॉन्टेड हाउस में यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। अब जैसे जॉय देखता है कि मॉन्स्टर्स हमारे आसपास नहीं है उसे थोड़ा सेफ फील होता है और वो हैरी के लिए रोने भी लगता है कि यार बुरा हुआ बेचारे के साथ। तो मैक्स उसका मुंह बंद करता है अपने हाथों से कि तुम्हारा रोना सुनकर वो मॉन्स्टर्स आ जाएंगे भाई चुप हो जा। इसके बाद मैक्स जॉय को समझाता है कि ये हमारा सपना है बुद्धू, हैरी सच में थोड़ी मरा है, देखना जब हम जागेंगे तो सब ठीक होगा। जॉय कहता है कि पर सब कुछ मुझे इतना रियल क्यों फील हो रहा है भाई। तो मैक्स कहता है कि भाई तू एक बात बता, तूने कभी रियल में इस तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में सुना है या कभी देखा है? नहीं ना, ये हमारी इमेजिनेशन है सिर्फ। दूसरी ओर दोस्तों कैटी जो मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है तो एक दीवार पर वो यहाँ का आधा फटा हुआ मैप देखती है। वो पूरे मैप को अपने दिमाग में स्कैन कर लेती है ताकि उसको भागने में आसानी हो। इधर जॉय और मैक्स को विंडो दिख जाती है तो वो विंडो ग्लास को तोड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और ये विंडो ग्लास बहुत ही टाइट बनी होती है किसी चट्टान की तरह, टूटने का नाम नहीं लेती। उल्टा तोड़ने की आवाज से मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं जिससे इनकी हालत और खराब। दोस्तों उधर जेनी और अंकल लिन बुक शेल्फ्स के पीछे छुप जाते हैं, अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे होते हैं। उनके आसपास एक मॉन्स्टर मंडरा होता है और यहाँ कैटी भी विंडो पे कुर्सी मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो टूटता नहीं। दोस्तों तभी वो देखती है अंकल लिन और जेनी को भागते भागते तो वो उनके पास जाती है। वहीं पे मैक्स और जॉय भी भागते हुए आ जाते हैं यानी अब ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं। वो भी एक गैलरी जैसी जगह में दोस्तों जहाँ चारों ओर से उनके पास मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं। इनके भागने का रास्ता समझ नहीं आता कहाँ जाएंगे और ये लोग इसी को अपना आखिरी पल मान लेते हैं। लेकिन तभी मसीहा बनकर आता है सैम नाम का एक लड़का जो कि शोर करके मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है जिससे इन लोगों को मिल जाता है भागने का मौका। और फिर मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के बाद सैम इन लोगों के पास वापस आता है और बताता है कि देखो मैं तुम लोगों से पहले यहाँ पे आया हूँ। तभी कैटी को याद आता है कि उस वक्त मैंने इस लड़के को देखा था छुपते हुए, इसलिए कैटी उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ चल क्या रहा है ये। तो सैम कहता है कि मैं खुद इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से दो बातें हो सकती है, पहला ये कि ये रियल वर्ल्ड जैसा दिखने वाला कोई पैरेलल वर्ल्ड है जो दिखने में तो हमारी दुनिया की तरह ही है लेकिन यहाँ कई और भी अजीब चीजें हैं जो हमारी दुनिया में नहीं हो सकती जैसे कि वो पपेट मॉन्स्टर्स। और दूसरा मुझे ये लगता है कि हम अपनी दुनिया में हैं पर हमारे साथ कोई ट्रिक्स कर रहा है। वो पपेट मॉन्स्टर्स या तो कोई मैजिक का कमाल है या फिर किसी स्पेशल डिवाइस का या फिर किसी तरह का यूजर है। तो इस पे जॉय कहता है कि हैरी इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड रहता है। सैम कहता है कि हो सकता है हैरी भी इस ट्रिक में शामिल हो। अब जॉय कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हैरी जिंदा है। तो कैटी कहती है कि ये जो भी है पर इसकी शुरुआत तो हॉस्पिटल से हुई थी, हम सबने पेशेंट वाले कपड़े पहन के रखे हुए हैं मगर तुमने तो कैजुअल वियर पहना हुआ है, तो सैम तुम यहाँ पे कैसे आए? इस पे सैम कहता है कि मैं तो अपने रूम में बस सो रहा
रहा था, पता नहीं यहाँ पे कैसे पहुंच गया। फिर क्या था दोस्तों, सभी को सैम के ऊपर भी डाउट हो जाता है और तभी अंकल लिन की नजर पड़ती है बॉक्स पे जिसमें 6 पोटली रखी होती है और यहाँ पे मौजूद लोग भी 6 ही हैं, 6 बचे मतलब, इसलिए सभी एक एक पोटली उठाकर चेक करने लगते हैं। कैटी की पोटली में से आधा फटा हुआ मैप निकलता है, वो उसे गौर से देखती है और समझ जाती है कि वॉल पे मैंने जो आधा मैप देखा ये उसी का बाकी हिस्सा है। जैनी को पोटली में से एक फ्राइंग पैन मिलता है, जो है कोई बड़ा और मोटा सा कैंडल और माचिस, वही मैक्स को कुल्हाड़ी, सैम को टॉर्च और अंकल लिन को कुछ तो वायर वाली इलेक्ट्रिक चीज मिलती है जिसका यूज उनको नहीं पता। साथ ही जैनी भी सोच रही थी कि इस फ्राइंग पैन का मैं क्या करूंगी, पर सैम कहता है कि ऐसा मत सोचो, जो कुछ भी हमें मिला है वो जरूर हमारे किसी न किसी काम की चीज है, बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। तभी मैक्स सोचता है कि हमारे पास सबसे काम की चीज होनी चाहिए, मुझे तो कुल्हाड़ी मिल चुकी है, अब किसी तरह कैटी से मैप लेना होगा ताकि इन दोनों का यूज करके मैं और जॉय यहाँ से निकल सके। तो दोस्तों वो कैटी के साथ एक डील करता है कि हम अपनी पीठ के पीछे दोनों सामान रखेंगे और तुम जिस हाथ का नाम लोगी उस हाथ में रखी चीज तुम्हें दे देंगे और हम जो हाथ बोलेंगे उस हाथ की चीज तुम हमें दे दोगी। ये एक गेम की तरह होगा लेकिन इसमें डील है। मैक्स कहता है लेफ्ट हैंड और कैटी के लेफ्ट हैंड में उस वक्त मैप था तो वो ईमानदारी से उसको दे देती है, पर जब वो लेफ्ट हैंड कहती है तो पीठ पीछे हाथ की चीज एक्सचेंज करके वो सामने टेबल पे कैंडल और माचिस रख देता है। जैनी कहने लगती है कि जरूर इसने चीटिंग करी है, पर वो मैक्स सातवें आसमान पे था कि मुझे जो चाहिए मिल गया, अब मुझे लोगों के साथ की कोई जरूरत ही नहीं है। वो मुंह फेरकर जॉय के साथ वहां से चला जाता है और जाकर कुल्हाड़ी से विंडो ग्लास तोड़ने लगता है, पर कुल्हाड़ी से भी ग्लास ना टूटने पर मैक्स की हालत हो जाती है खराब कि आखिर ग्लास इतना मजबूत कैसे, ये टूट क्यों नहीं रहा। इधर सैम समझ जाता है कि कैटी को तो कैंडल और माचिस ही चाहिए था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मॉन्स्टर्स को लाइट से डर लगता है, क्योंकि सैम से मिलने से पहले जब वो मॉन्स्टर से भाग रही थी ना तो उसने नोटिस कर लिया था कि मॉन्स्टर्स खिड़की से आने वाली रोशनी से बचकर दूर जा रहे हैं। साथ ही कैटी ने मैप भी ध्यान से देखकर याद कर लिया था कि कौन सी चीज कहां पे, पर अपने ग्रुप के बाकी लोगों को समझाने के लिए वो जमीन पे ड्रॉप कर देती है मैप को, जिसको देखकर लोग समझ जाते हैं कि यहाँ के सारे खिड़की दरवाजे सील्ड हैं, यानी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं फिलहाल। पर हाँ, यहाँ के दोनों साइड के एंड पे कंट्रोल रूम है जहाँ से इस बिल्डिंग की सारी लाइट्स कंट्रोल होती है, यानी कि अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो क्या हो गया, कम से कम लाइट जलाकर सारे मॉन्स्टर्स को मार तो सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग तो तभी अपेयर होंगे जब यहाँ की सारी लाइट्स कट हो जाएंगी, क्योंकि पहले कैसा हुआ था। तो कैटी सैम से कहती है कि मैं और तुम अलग होकर दोनों कंट्रोल रूम में जाएंगे, तुम्हारे पास टॉर्च और मेरे पास कैंडल, वही माचिस मैं दे दूंगी जैनी को ताकि जैनी और अंकल यहाँ सेफ रह सके। इसके बाद जब कैटी जाने लगती है दोस्तों तो कंट्रोल रूम से पहले एक लंबी और पतली सी कॉरिडोर पड़ती है जिसकी हर कुछ दूरी पे पपेट मॉन्स्टर्स की पेंटिंग है। उन पेंटिंग से भी मॉन्स्टर्स निकलने लग जाते हैं और जैसे कैटी जल्दी भी कैंडल दिखाती है ना तो रोशनी की वजह से वो वापस पेंटिंग में चले जाते हैं और ये चीज वो बार-बार करके थक जाती है, इसलिए वो वहां से वापस चली जाती है। दूसरी ओर जैनी और लिन जिस रूम में रुके हुए थे ना वहां के एक दरवाजे पे जोर-जोर से कोई पीटने लग जाता है जिससे ये दोनों डर जाते हैं और थोड़ी देर में दरवाजा तोड़कर कोई अंदर एंटर कर जाता है और जब ये ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो सैम था। अब सैम इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता और अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे इनको वही दोस्तों मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें टॉर्च की लाइट दिखाकर ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये चीज पीछे से मैक्स और जॉय देख लेते हैं। दरअसल उनके पीछे भी मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं इसलिए वो यहाँ वहां भाग रहे थे और अब जब इन्होंने अपनी आंख से भी देख लिया था और सैम से बात करके भी पता कर लिया था कि मॉन्स्टर्स लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो प्लान बनाते हैं इनसे टॉर्च छीनने का। वो जॉय से कहता है कि तुम सैम के पीछे से हमला करना, मैं उससे टॉर्च छीन लूंगा, मगर जैसे जॉय सैम पे हमला करता है ना तो सैम उसके हाथ नहीं आता, उल्टा वो जॉय को दबोच लेता है। वही मैक्स जैनी को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर सैम से सौदा करता है कि मुझे अपनी टॉर्च दे दो वरना मैं कुल्हाड़ी से जैनी को काट डालूंगा। तो अब सैम और मैक्स दोनों के पास एक बंदी थी, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक सौदा करते हैं कि तुम उसको छोड़ो मैं इसको, पर दोनों को एक दूसरे पे यकीन नहीं होता इसलिए फिर लिन का सहारा लेते हैं। ये दोनों अपने अपने हथियार लिन को दे देते हैं और फिर लिन इन दोनों का हथियार एक्सचेंज करवाने वाला होता है, पर जैसे ही दोस्तों लिन मैक्स को टॉर्च पकड़ाता है और उसकी कुल्हाड़ी सैम को दे देता है तो सैम कहता है कि तुम्हारे पास तो अब कोई हथियार नहीं है जैनी को मारने के लिए, पर मेरे पास अब तुम्हारी कुल्हाड़ी है इसलिए मेरा टॉर्च जल्दी से मुझे वापस करो वरना मैं जॉय को मार डालूंगा। और तो मैक्स कहता है कि सॉरी भाई मेरे लिए अभी खुद जिंदा बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है। ये कहकर वो टॉर्च के साथ वहां से भाग जाता है और छोड़ जाता है जॉय को मरने के लिए और ये चीज जॉय को बहुत ही बुरी लगती है कि बताओ यार मैंने मैक्स को अपना इतना अच्छा दोस्त समझा और मुझे मरने के लिए छोड़कर चला गया। मगर दोस्तों सैम जॉय को जान से नहीं मारता, वो उसे बस इतना कहता है कि तुम हमारी टीम में नहीं हो इसलिए हमारे साथ नहीं चल सकते और वो जॉय को वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। तब आता है मैक्स और कहता है कि सॉरी भाई उनके सामने मुझे नाटक करना पड़ा क्योंकि टॉर्च मैं उनको वापस नहीं करना चाहता था और मुझे पता है कि सैम अच्छा लड़का है वो तुम्हें नहीं मारेगा जान से। तब जाकर कहीं जॉय अपनी आंसू पहुंचता है कि चलो बच गया। इधर सैम के पास अब टॉर्च तो थी दोस्तों इसलिए जब वो कॉर्नर पे पहुंचता है ना तो वहां से दूसरी साइड से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। उसे समझ आता है कि जरूर मॉन्स्टर्स ही हमारे पीछे आ रहे होंगे इसलिए वो जैसे से माचिस लेकर चलाता है और धीरे-धीरे आगे बढ़ता है पर सामने से उसको कैंडल आती हुई दिखाई देती है, यानी कि उधर कैटी को भी यही लग रहा था कि सामने से मॉन्स्टर आ रहा है। इसी वजह से कैटी और सैम दोनों ही एक दूसरे को कुछ देर के लिए बस देखते रह जाते हैं और तब जैनी और लिन उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हो गया भाई यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है फिलहाल। तब कैटी को कॉरिडोर के मॉन्स्टर पेंटिंग के बारे में बताती है पर अभी तक कॉरिडोर की पेंटिंग वाले मॉन्स्टर वहां से जा चुके थे इसलिए ये लोग आराम से कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। अब कैंडल भी काफी छोटी हो गई थी, वहीं जाने अनजाने में ही सही पर मैक्स दूसरे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और उसके टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने वाली थी क्योंकि लाइट फ्लिकर कर रही थी इसलिए वो भी लाइट्स ऑन करने की कोशिश करने लगता है। लाइट्स तो ऑन नहीं होती दोस्तों, उल्टा कैटी के रूम का पंखा ऑन हो जाता है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि दूसरे कंट्रोल रूम में मैक्स और जॉय लाइट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पर यहाँ का पंखा चलने से इनकी मोमबत्ती भी बुझने वाली होती है और तब जैनी अपने फ्राइंग पैन से मोमबत्ती में हवा लगने से बचा लेती है। ऊपर से गेट के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं जो कि कंट्रोल रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर इन लोगों ने दरवाजे पे बड़े-बड़े बॉक्स रखे होते हैं और उसके ऊपर जो छोटा सा ग्लास होता है ना दरवाजे पे वहां पे मोमबत्ती रखी होती है ताकि लाइट से वो लोग अंदर आने की कोशिश ना करें। अब लिन और जैनी तो मोमबत्ती को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सैम सारे कैबिनेट खोलकर चेक कर रहा होता है कि लाइट्स कहां से ऑन होंगी। पर इसी कोशिश में दोस्तों मैक्स के रूम का पंखा चल जाता है पर लाइट्स नहीं चलते, वहीं मैक्स का टॉर्च भी पूरी तरह से बंद पड़ गया होता है इसलिए मॉन्स्टर्स वहां एंटर कर जाते हैं। मतलब वो तुम दोनों की जान के पीछे पड़ जाते हैं। इधर कैटी को एक ऐसा सर्किट मिलता है जिसमें एक वायर मिसिंग होती है और वो ये बात सैम को बताती है। तभी इन लोगों की भी मोमबत्ती जलकर खत्म हो जाती है। जैनी जैसे माचिस जलाने की कोशिश करती है ना पंखे की वजह से वो नहीं जल पाते, माचिस चलते ही तुरंत बुझ जाती है मतलब और तभी बाहर से मॉन्स्टर्स दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर आने की कोशिश करते हैं जिससे लिन और जैनी गिर जाते हैं। वहीं लिन के हाथों से उसका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट गिर जाता है जो उसने पोटली से लिया था। सैम उसको तोड़कर अंदर से वायर निकाल लेता है और जल्दी से सर्किट में फिक्स करने लगता है पर अब काफी सारे मॉन्स्टर्स उस रूम में आ चुके होते हैं इसलिए सैम कैटी को ये काम करने को कहता है और खुद कुल्हाड़ी उठाकर मॉन्स्टर से लड़ने जाता है पर वो मॉन्स्टर सैम को उठाकर फेंक देते हैं और फिर अपने हथियार से उसको स्टैप करके मारने वाले होते हैं पर तभी कैटी सर्किट को फिक्स करके लाइट ऑन करने में हो जाती है कामयाब। जैसे दोस्तों फाइनली पूरे कमरे में लाइट्स जल जाती है और सारे मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय। तब जाकर सभी राहत की सांस लेते हैं पर तभी कुछ ग्लिच होता है और इन लोगों की नींद अपने आप हॉस्पिटल के बेड में खुलती है। ये क्या था यार, वहीं सैम की नींद अपने रूम में खुलती है दोस्तों। अब सभी कंफ्यूज होते हैं कि रात में कितना बुरा सपना देखा यार, पर धीरे-धीरे सभी और कंफ्यूज तब होते हैं जब जैनी अपने बुरे सपने के बारे में कैटी को बताती है तो वो हैरान कि हम दोनों को सेम सपने कैसे आ सकते हैं। वहीं सपने में जो जैनी के सर पे चोट लगी थी गिरने की वजह से उसमें से अभी रियल में दोस्तों खून आ रहा होता है इसलिए कैटी तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उनसे शेयर करती है कि क्या दो लोगों को एक जैसा सपना आना पॉसिबल है। तो Frizz killing your vibe? Fend off a Frizzaster with Matrix Mega Smooth. Same great formula, now in a hot new look. With amino acid and shea butter, defy frizz for 4 days. Used by over 1 lakh hairstylists, Mega Smooth only from Matrix. Now also available in sulfate free. मेरा कार्ड खो गया है। ब्लॉक करने के लिए एक दबाएं। ये अब आलू गोभी मिल्कशेक पिए सर। दो लोगों को एक जैसा सपना आना पॉसिबल है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आप दोनों ही एक्सीडेंट में घायल हुए थे तो हो सकता है आप दोनों को सेम टाइप की इंजरी हुई होगी इसलिए सेम सपने आए होंगे। उधर जॉय तो बिल्कुल बावला हो जाता है तो मैक्स उसको कहता है कि देख यार बुरा सपना था भूल जाओ उसको। पर जॉय कहता है कि सपने में अगर हैरी मरा था तो उसे रियल लाइफ में तो जिंदा होना चाहिए था ना, फिर वो यहाँ क्यों नहीं है, उसका बेड खाली क्यों पड़ा हुआ है। तो मैक्स कहता है वो जरूर कहीं बाहर गया होगा, चलो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछते हैं। पर जब वो बाहर जाते हैं तो उनको सैम मिल जाता है जो कि इनको बताता है कि मैंने भी वो सेम सपना देखा और अभी जब मैं हॉस्पिटल में एंटर किया तो मैंने इन लोगों को देखा कि ये लोग एक लाश को लेकर जा रहे हैं जिसके लेफ्ट हैंड में बड़ी सी स्कार थी और अपने सपने में मैंने वो स्कार हैरी के हाथ पे देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हैरी रियल में मर गया। ये जानकर जॉय काफी घबरा जाता है पर मैक्स कहता है कि जब तक हम अपनी आंखों से उसकी लाश नहीं देख लेते हमें किसी की बातों पे यकीन नहीं करना। इसलिए दोस्तों ये तीनों चोरी चुपके जाते हैं मॉग, मगर वहां पे कड़ी सिक्योरिटी होती है जो इनको रोक लेती है और इन्हें हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास ले जाती है जिनसे जब ये लोग अपनी चिंता शेयर करते हैं तो
तो उनका कहना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हैरी बिल्कुल ठीक है और आज सुबह उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है क्योंकि वो ज्यादा घायल नहीं हुआ था इसलिए। और हाँ, आप लोग एक दिन के लिए कोमा में थे इसलिए आप लोगों को ये अजीब ख्याल आ रहे हैं। फिर वो हैरी का डिस्चार्ज फॉर्म भी इनको दिखाते हैं, उस पर दोस्तों साइन तो मैक्स और हैरी के लगते हैं, पर क्या है कि उसका फोन नहीं लगा होता है, तो वो इस बारे में डायरेक्टर को बताता है। अब वो कहते हैं कि ये तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ना कि फोन नहीं लगा होगा, कहीं चार्ज नहीं होगा या स्विच ऑफ होगा। पर जब मैक्स वापस अपने हॉस्पिटल रूम में जाता है तो उसे वहां पे हैरी के फोन टेबल के नीचे से मिलता है, पर वो ये बात जॉय को नहीं बताता क्योंकि जॉय और ज्यादा परेशान हो जाएगा। वहीं कैटी की नजर पड़ती है अंकल लिन पे, जो कि डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि मुझे डिस्चार्ज होना है, कैंटीन वालों का बार-बार फोन आ रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, डिस्चार्ज की परमिशन मैं दे देता हूं, मगर आप बीच-बीच में चेकअप के लिए आना होगा, ध्यान रखना इस बात का। जिसके बाद कैटी अंकल लिन से पूछती है कि मुझे पहचाना, तुम तो जेंगुआ की स्टूडेंट हो ना, मैंने तुम्हें बस में देखा था। तो वो पूछती है मैं बस की बात नहीं कर रही, आपने क्या मुझे कहीं और देखा? तो वो इनकार कर देते हैं, जिससे कैटी को बड़ा अजीब लगता है कि जब मुझे और जेनी को सब कुछ याद है तो इनको क्यों नहीं है, मतलब सपने वाली बात। फिर किसी तरह ये लोग इसको बुलाने की कोशिश करते हैं। रात में तो मैक्स और जॉय शराब भी पीते हैं, सो जाते हैं। वहीं सैम अपने कंप्यूटर पे अपने मन की बात बताता है चैटजीपीटी को कि कल रात मुझे एक अजीब सपना आया जिसमें पपेट मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर रहे थे। फाइटिंग और सेंसरी एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल लग रहा था। मेरे साथ सपने में जो लोग थे वो रियल वर्ल्ड में भी थे, पर मुझे नहीं लगता कि वो सपना था। क्या चाइना में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये सब हो सकता है पॉसिबल, मतलब कुछ लोग जैसे पैरेलल डायमेंशन में जा सके, ऐसा है क्या? सैम दोस्तों अभी चैटजीपीटी के जवाब का इंतजार कर रहा होता है कि उसको नींद आ जाती है। एंड ये क्या, वो फिर से खुद को फ्लोर 19 पे पाता है जहां पे कैटी, जेनी, मैक्स, जॉय और अंकल लिन होते हैं। यहाँ कैटी लिन से पूछती है कि सुबह जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं तो आपने तो पहचाने से इनकार कर दिया था। इस पे लिन कहता है कि मैं क्या कहता कि तुम दोनों जवान लड़की को मैंने सपने में देखा था, और ये कितना गंदा साउंड कर रहा है इसलिए मैंने मना कर दिया, और मैं वैसे भी कोई क्रीप इंसान नहीं बनना चाहता तुम्हारी नजरों में। वहीं मैक्स और जॉय कहने लग जाते हैं कि अगर ये सब हैरी कर रहा है तो वो इस बार हमारे साथ क्यों नहीं है? तो सैम कहता है कि मेरे ख्याल से तो वो मर चुका है। दोस्तों अभी ये लोग सारा माजरा सही से समझ नहीं पाए थे कि इनके सामने जमीन से छोटे-छोटे 6 टावर अपीयर होते हैं जिनमें आइडेंटिटी कार्ड्स रखे होते हैं, उन्हें उठाने को कहा जाता है और सारे आइडेंटिटी कार्ड्स पे कुछ ना कुछ साइन बने होते हैं, मगर कैटी का आइडेंटिटी कार्ड ब्लैंक होता है, यानी उस पे कुछ भी बनाया लिखा हुआ नहीं है। तभी सामने से फिर से पर्दे पे एक अलग तरह का मॉन्स्टर दिखाई देता है। इस बार ये 4 पैर का मॉन्स्टर है जो कि लाइट से भी नहीं डरता। वो जल्दी पर्दे से निकल कर बाहर आता है और नाचने लगता है, पर जैसे माइक से अनाउंसमेंट होती है तो वो घुर्राते हुए मैक्स के पीछे पड़ जाता है। यहाँ दोस्तों ये लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि वो सिर्फ मैक्स को ही दौड़ाया जा रहा है जबकि उसके सामने बाकी लोग भी हैं उनको इग्नोर कर रहा है, और ये बात समझने में इनको थोड़ी देर लगती है कि ऐसा वो मॉन्स्टर इसीलिए कर रहा है क्योंकि अनाउंसमेंट में मैक्स के आइडेंटिटी कार्ड का नाम लिया गया था। अकेले भागते-भागते मैक्स बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वो आइडेंटिटी कार्ड फेंक देता है, पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो आइडेंटिटी कार्ड जमीन से गायब होकर मैक्स के गले में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कई बार उसे फेंकता है पर वो बार-बार मैक्स के गले का फंदा बनता जाता है। तो मैक्स बड़ी मुश्किल से थोड़ा दिमाग लगाता है और अपना आइडेंटिटी कार्ड जॉय को दे देता है, जिससे वो मॉन्स्टर सब मैक्स का पीछा छोड़ जॉय को दौड़ाने लग जाता है। यानी दोस्तों ये लोग अपनी आइडेंटिटी कार्ड चाहे तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और मैक्स तो थक चुका था और जॉय थोड़ा मोटा था तो वो ज्यादा देर तक ऐसे दौड़ नहीं सकता था, इसलिए मैक्स जाकर सैम से हेल्प मांगता है। और तब जेनी कहती है नहीं हम एक टीम नहीं है, कल इसने मुझे अपनी गाड़ी से मारने की कोशिश की थी। तब मैक्स हाथ पैर जोड़ता और कहता है कि अब से मैं तुम लोगों की टीम में हूं, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। उधर जॉय भागते-भागते जमीन पे गिर चुका था और मॉन्स्टर उसको खाने वाला होता है कि तभी अनाउंसमेंट में दूसरे आइडेंटिटी कार्ड का अनाउंसमेंट होता है, और वो वही कार्ड था दोस्तों जो कि मैक्स ने जॉय से लिया था। यानी अब मॉन्स्टर फिर से मैक्स के पीछे पड़ने वाला है। मैक्स कहने लगता है कि बड़े भाई सैम प्लीज मैं और नहीं भाग सकता, मेरी जान बचा लो, मैं आपकी सारी बात मानूंगा आपसे, प्रॉमिस। फिर वो कार्ड एक्सचेंज करके दौड़ने लग जाता है, और जब सैम थक जाता है तो कैटी उससे कार्ड एक्सचेंज कर लेती है, पर उसे भागने का मौका नहीं मिल पाता। मॉन्स्टर उसको खाने के लिए उसकी ओर छलांग लगा देता है और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट ही हो जाता है दोस्तों खत्म। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज? क्या लगता है आपको कैटी बच पाएगी या वो भी हैरी की तरह मर जाएगी? और हैरी का क्या हुआ, वो सच में मर चुका है या फिर कोई और ही बात है, और ये लोग कहां पे आ रहे हैं ये रात रात को? क्या ये किसी भूत प्रेत का काम है या फिर कोई पैरेलल डायमेंशन है? दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगला पार्ट लेके आते हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।